पहली बार आए हो? अगर पहली बार आए हो तो पूरी वीडियो देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। मेरे कहने से नहीं, क्योंकि यहाँ जो है ना, ये एक परिवार है जिसका एक सदस्य यहाँ बैठकर कहानी सुनाता है। थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले सभी का स्वागत, नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति उर्फ भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, जैसे कि लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करे हैं। उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कुछ ऐसी घटना है जो कि आप हमारी टीम के साथ बता सकते हैं तो प्लीज़ यू आर वेरी वेलकम। आप आइए, मैसेज करिए और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेल, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और फिर हम बातचीत करेंगे। आज ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और प्रॉपर एड्रेस अगर आपको बताया तो मेरे ख्याल से हो सकता है आने वाले समय में आप बस से सफ़र करना बंद कर देंगे। इसीलिए आप सभी को मैं पहले ही बताता हूँ कि नाम और जगह मैंने बदल दिया है। ख़ास तौर से इनकी धर्मपत्नी ने जो मुझे बात बताई है उस वजह से। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना आपके साथ जब आप सफ़र करते हैं, तो आपको इंग्लिश वाला सफ़र नहीं करना चाहिए, हिंदी वाला सफ़र ही ठीक रहता है। समझदार को इशारा काफ़ी है। फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर शुरुआत करता हूँ ऐसी कहानी की जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की कहानी एक ऐसे नास्तिक की है जो किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता है। ये मैरिड है और अभी हाल फिलहाल में ही इनकी शादी हुई है, तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है। हाँ, पढ़ाई में उतनी रुचि ना होने की वजह से ये व्यापार में बहुत पहले से, ये भी कह सकते हैं आपकी बचपन से ही इंटरेस्ट लिए बैठा है कि करना है तो व्यापार करना है, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पढ़ाई करी है, 12th भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, लेकिन उसी फील्ड में आगे जॉब करना इन्हें पसंद नहीं, क्योंकि इनके डैड का बिजनेस जूतों का था। इसी वजह से इसने भी एक जूते के शोरूम में ही अपना इंटरेस्ट दिखाया, अपनी रुचि दिखाई और अपनी उस छोटी सी दुकान को थोड़े बड़े शोरूम में तब्दील भी कर लिया। अभी तक आपको यहाँ लग रहा होगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना मेहनती है और आगे आने वाला समय इसका कितना बेहतरीन होगा। अभी जब सुनोगे ना कि इसका आने वाला समय कैसा है, तो मेरे ख्याल से आप भी अपनी ट्रिप कैंसिल कर दोगे। और हाँ, वीडियो के दौरान कहीं मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। अच्छा, यहाँ कहानी के किरदार से आपको थोड़ा मिलवा देता हूँ। रचित और सपना, रचित हस्बैंड का नाम है और सपना इनकी जो धर्मपत्नी हैं वो हैं। भगवान में आस्था रखती हैं और हाँ, इन्हें ये मानिए कि अपने पति की चिंता है। इनके इस गुस्सैले व्यवहार को ये किसी तरह से नॉर्मल करना चाहती हैं। तो एक बार इन्होंने, जो इनकी कॉलोनी में ही ज्योतिष रहते हैं, उनसे थोड़ा सा विचार विमर्श करने के लिए सोचा। उनसे जाकर बात करती हैं तो वो कहते हैं कि दोनों की मुझे जन्मपत्री दिखाओ, उसके बाद हो सकता है कि मैं कुछ उपाय बताऊं। और हाँ, अगर आपको अभी से यही लग रहा है कि ये सब बकवास होता है, ठीक है, जन्मपत्री, राशि, कुंडली, नक्षत्र या ये सब कोई मतलब नहीं होता, वीडियो डिसलाइक करो और निकल जाओ। मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि मैं आपको प्रूफ देता फिरूं, पहली बात। दूसरा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी भी तरह से झूठ बोल के अपने व्यूज़ बढ़ा लूं, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो मानते हैं, जिनकी आस्था है, वो ही काफ़ी हैं। मुझे भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो एक फैमिली मेम्बर, जिसे लोग सब्सक्राइबर बोलते हैं, वो 1 लाख के बराबर है। मैं उसी में खुश हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ डिसलाइक और निकलो। आगे सुनो। होता क्या है कि ये ज्योतिष के पास जाती हैं, उनसे बात करती हैं। उन्होंने जैसा बताया कि एक बार आपकी दोनों की जन्मपत्री मुझे दिखाइए। अब जब देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, थोड़ी सी समस्या है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से आपको उसके बारे में तब तक नहीं बताता जब तक आपके पतिदेव उस काम के लिए अपनी तरफ से आपसे नहीं बोलते। तो उसने कहा, वो क्या काम होगा गुरुजी, थोड़ा सा तो बताओ। उन्होंने कहा, देखो, आपका जूतों का काम है, अच्छी बात है। अगर आप इसी में डील करते रहेंगे तो जैसा समय चल रहा है ऐसा ही चलेगा और आगे अच्छा समय आएगा। उसका गुस्से पर भी कंट्रोल होगा
और जो उपाय बताए जाएंगे और वो करता है तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, अच्छा परिवर्तन आएगा। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर इसने ये काम किया तो आपकी ज़िंदगी में निराशा भी आएगी, कठिनाई भी आएगी और काम ठप भी हो सकता है। तो उसने कहा कि वो क्या चीज़ है? कह रहे मैं अपनी तरफ से कैसे बताऊं, मुझे अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन इसने बार बार ज़िद करी कि आप प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अभी इनके गुस्से से इतना ज़्यादा डरी रहती हूँ कि घर में माहौल ना बिगड़े। ठीक है, तो वो क्या ऐसी बात है जो कि ये मतलब क्या है जो ये करना चाहते हैं? उन्होंने कहा ये अपना व्यापार बदलेगा आने वाले टाइम में, और ये लोहे का अगर व्यापार करेगा तो इसके लिए वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये भी कह सकता हूँ कि इसकी ज़िंदगी को नर्क बना देगा अगर इसने लोहे का व्यापार करा, लोहे से जुड़ा व्यापार करा। आप समझना बात को। तो ये बोलती हैं कि नहीं, हमारा तो जूतों का काम है, तो लोहे का व्यापार क्यों करेंगे? उन्होंने कहा जब बुद्धि खराब होती है या कोई अपनी तरफ बुलवाता है तो फिर रास्ते तो अपने आप बनते चले जाते हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा, मानो या ना मानो ये वाली बात। उसने कहा मैं तो आप पर भरोसा करती हूँ तभी यहाँ पर आई हूँ। तो फिर कहा कि गुरुजी इससे फिर बचने का कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा वो मेरे गुरु बताएंगे, मुझे आपकी जन्मपत्री उन्हें एक बार दिखानी होगी। कुछ मुझे इसमें और भी संकेत दिख रहे हैं, पहले मैं उसके बारे में उनसे बात करूँगा तब आपको बताऊँगा। उसने कहा कैसा संकेत है? कह रहे कि ये आप लोग शायद विश्वास नहीं करोगे, तो आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। उसने कहा मैं हर बात पे विश्वास करती हूँ, आप मुझे बताइए तो सही। कह रहे नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ जो कि हर किसी की ज़िंदगी में ये आम नहीं होता। आप लोग इसे कुछ अजीब ही नाम से बुलाते हो, हम इन्हें प्रेत आत्मा भी बोलते हैं। अब यहाँ ये डर गई, प्रेत आत्मा क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने कहा मैं यही बता रहा था कि आप लोग आज की जनरेशन के हो तो विश्वास नहीं करोगे। बिटिया आप घर जाओ और हो सके तो उसे लोहे से जुड़ा व्यापार मत करने देना, वरना समस्या आ जाएगी। उसने कहा ठीक है। अब ये घर पहुंची है तो इनके जो हस्बैंड हैं बड़े खुश हैं, मिठाई का डिब्बा लेकर आए हैं और इसका मुंह मीठा कराते हैं और कहते हैं कि भाई बधाई हो, बस की मालकिन होने वाली हो। उसने कहा बस की मालकिन मतलब? उसने कहा कि मैं अब बस का व्यापार यानी ट्रैवल का बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हमारी बसें दौड़ेंगी और पहला जो परमिट है वो अपना देहरादून के लिए है। तो देहरादून कभी भी जाना होगा तो हम अपना बस से जाएंगे। देहरादून इनके घर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आप समझदार हैं कि मैं कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहीं रहते हैं, आपके घर के आसपास का तो नहीं है ना ये? जानते हो इन्हें? अभी ध्यान से सुनना आगे। इनकी धर्मपत्नी ये बात सुनती हैं और डर जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने इस जूते के व्यापार पर ही आप जितना ध्यान देना है, जितना पैसा खर्चना है, जो आपको करना है, जितना भी व्यापार बढ़ाना है उसमें करें, ये लोहे का ना करें व्यापार, ये दिक्कत करेगा। हर किसी को रास नहीं आता है। तो उसने कहा कि किसी को आए ना आए, मुझे तो रास आ रहा है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत समय बाद मिला था, तकरीबन 4 महीने पहले, और उसने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई थी कि अगर आप टूर ट्रेवल्स में अपना पैसा लगाते हैं तो पैसा ख़राब नहीं होता। एक गाड़ी फाइनेंस करा लो, वो अपने आप ही अपना खर्चा निकालेगी और 2-3 गाड़ियाँ और भी आप बना सकते हो उससे। तो उसने कहा बातें ठीक है, लेकिन दोबारा बोल रही हूँ, हर किसी को ये व्यापार रास नहीं आता है। तो उसने कहा कि आप ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर ना लगाओ, क्योंकि मैंने रुकना नहीं है, मैंने ये व्यापार हर हाल में करना है, चाहे तुम्हारी मर्ज़ी हो चाहे ना हो। आपको भी पता है कि ये कितना गुस्से वाला है, कभी भी इसे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर रहता है। बीवी के बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना। तो इसकी धर्मपत्नी कहती है कि चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप एक काम कर सकते हो मेरे लिए। उसने कहा बताओ। सुबह एक गुरुजी हैं, उनके पास चलेंगे। उसने कहा मैं भगवान को नहीं मानता, ये गुरुजी कौन आ गए? तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा विद्वान है, जन्मपत्री देखते हैं और हमारी कुंडली भी देखी थी उन्होंने, और बताया उन्होंने कि आपकी जन्मपत्री में कुछ ऐसा है जो कि आपको जानना चाहिए, आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। उसने कहा मैं जब ये मानता ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ अपना समय ख़राब करने।
तो जो पत्नी है इन्होंने अपनी कसम दी और कहा कि आप अगर नहीं चलेंगे तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अब ये मान गया किसी तरह से, ठीक है। सुबह का वक्त है, ये धर्मपत्नी के साथ वहाँ गया। अब उन्होंने जैसे ही इसे देखा और इसकी जन्मपत्री ध्यान में आई तो उन्होंने छूटते ही ये कहा कि आप कृपया करके लोहे के व्यापार से दूर रहिएगा। तो इसका जवाब सुनिए कि कृपा करके तू भी मेरे से दूर रहियो, इसका जवाब है ये। अब धर्मपत्नी ने कहा कि आप बात कैसे कर रहे हो, इनसे तो कम से कम आप थोड़ा तो रिस्पेक्टफुली बात करिए, आप कैसे बात कर रहे हो, बड़े हैं आपसे। उन्होंने कहा नहीं, इन लोगों की वजह से हमारे यहाँ मतलब हमारे दिमाग में ये सब फालतू की चीज़ें चलती हैं। आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे, आप इस भगवान की पूजा करो, आप उस भगवान की पूजा करो। अब भगवान कोई होता ही नहीं है, किसकी पूजा करें? अरे हम जो कमाते हैं अपनी मेहनत से कमाते हैं, हम जो करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं। और क्या तुम्हारा भगवान हमारे को पढ़ाई में पास करा देगा? तुम्हारा भगवान क्या हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या पैसे कमवा देगा? क्या करेगा तुम्हारा भगवान? घर बैठे बैठे पैसे दे देगा। उन्होंने कहा जी ऐसा है, ये जो आप सांस ले रहे हो ना, ये सब भगवान की देन से है। अगर उन्होंने एक बार इसी को छीन लिया ना तो होगी पढ़ाई और ना कमा पाओगे। और ये जो आपका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है ना महोदय, बहुत जल्दी आपका ये घमंड बहुत घातक होने वाला है। उसने कहा ऐसा भाई साहब, ये फालतू की बातें आप हमारी धर्मपत्नी को ही समझाओ और इन जैसे मूर्खों को समझाओ, मैं तुमसे लाख गुना पढ़ा लिखा हूँ। तो इन्होंने पंडित जी ने ये भी बता दिया कि आप पढ़ाई में भी मेरे से बहुत पीछे हो, आपने बस ग्रेजुएशन किया है, मेरे बारे में पता करना मैं कौन से कॉलेज से पास आउट हूँ। तो आप अगर कोई इस विद्या के बारे में किसी को बता रहा है तो उसे क्या जाहिल गंवार समझते हो? क्या समझ रहे हो आप मुझे? मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरफ आप परिवर्तन देखना चाहते हो तो ये काम मत करना। इसने फिर उल्टी सीधी बातें बोली और वहाँ से निकल गया। बहुत जल्दी में है ये, इसे अगले दिन बस खरीदनी है। अब ये भाई साहब अगले दिन वास्तव में बस खरीद लेते हैं। पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस करा लेते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। सभी को पता है कि नए वाहन की पूजा होती है, इसे भी पता है, लेकिन इसे ये बेवकूफ़ी लगती है, ड्रामेबाजी। कौन करता है ये सब बेवकूफ़ियाँ? अब ये जो इनकी धर्मपत्नी है ये पंडित जी के पास सुबह सुबह जाती है और पूछती है कि आप वो नई गाड़ी ला रहे हैं, क्या पूजा करोगे? उसने कहा कि बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं उस वाहन की पूजा कदापि नहीं करूँगा, मतलब कभी नहीं करूँगा, जिसका हर बार जब भी टायर घूमेगा आप लोग ये समझिए कि नीचे की तरफ गिरते चले जाएंगे। जैसे जैसे बस आगे जाएगी वैसे वैसे आप लोगों का कभी स्वास्थ्य में, कभी पैसे में, कहीं ना कहीं परेशानी की तरफ आपका मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं उसकी पूजा नहीं करूँगा, वो बहुत गलत है और मैंने इससे ज़्यादा गलत किसी के लिए लोहा देखा ही नहीं है। क्यों नहीं मान रहे हो आप लोग? उसने कहा मैं तो मान रही हूँ, लेकिन अब इनकी ज़िद के आगे मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, अब जो करेगा वो खेल करेगा जिसके लिए मैं बार बार रोक रहा था। इसने पूजा करने से मना कर दिया। ये भाई साहब पूछते हैं अपनी धर्मपत्नी से कि अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो? और यहाँ मैं गाड़ी लाया हूँ और तुम कहाँ चली गई थी? उसने कहा मैं पंडित जी से बात करने गई थी कि वो अगर पूजा करते, उन्होंने मना कर दिया। तो ये हंस के बोलता है कि तुम अब भी उसमें दिमाग लगा रही हो, अरे वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं पता है, अरे क्या पूजा वूजा करनी है, हटो तुम। मिठाई खिलाता है, अड़ोस पड़ोस में सबको मिठाई देता है, गाड़ी में बैठता है, खुद ही बस को चाबी लगाता है और जी लेके चल देता है कि मैं इसे अपने शोरूम तक लेकर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर एक ड्राइवर और एक क्लीनर मतलब कंडक्टर पहले से ही हायर कर रखा है, पहले से ही बुला रखा है, तो बस की शुरुआत आज से ही होगी। ठीक है जी। अब ये अपने शोरूम पहुँचा है, सभी को देखता है, सभी लोग इसको बधाइयाँ देते हैं, भाई नई चीज़ आई है, नया बिजनेस शुरू हो रहा है, तो सपोर्ट तो हर तरफ से है। खुश है कि सभी लोग मेरी परवाह कर रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं और अब मैं भी एक बस का मालिक हो गया हूँ। आने वाले टाइम में 100 बस खड़ी कर दूंगा, पूरी कॉरपोरेशन बनाऊंगा, ट्रांसपोर्ट ऐसा बढ़िया खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब यहाँ बस के जो ड्राइवर हैं और जो क्लीनर हैं वो दोनों देखते हैं कि बस में पूजा नहीं हुई है। वो कहते हैं कि साहब आप पहले मंदिर लेकर जाएंगे क्या बस, या हम लेकर जाएं? उसने कहा कहीं नहीं लेके जाना है,
अरे आप जो लोग हैं उनको भरिए सवारी को और छापिए, नोट छापिए। तो उसने कहा लेकिन पूजा नहीं कराई है आपने। उसने कहा अरे छोड़ो यार, तुम भी बेकार की बात, पूजा नहीं कराई है, पूजा नहीं कराई है क्या है, अरे हो गई पूजा। उसने थोड़ा सा पानी लिया और बस पर मजाक में इस तरह से छिड़क दिया, हो गई पूजा चलो। अब ड्राइवर डर गया इस बात से कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे वाहन में नहीं चढ़ा हूँ जिसकी पूजा नहीं हुई हो। अब क्लीनर कहता है कि भैया मैं भी थोड़ा सा अजीब ही देख रहा हूँ इनका व्यवहार, ये भगवान को किस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें भैया, नौकरी भी है, पैसा भी कमाना है, घर पर जिम्मेदारियां हैं। तो इन दोनों ने अपने उस मालिक की बात को एक्सेप्ट करा और वो बस लेकर चल दिए। बस स्टैंड पर इनकी बस खड़ी हुई है, सवारियां बैठती हैं और ये सभी को लेकर अपना देहरादून निकल जाते हैं। देहरादून पहुंचकर सभी को उतारते हैं, ये लोग अपना खाना वगैरह खाते हैं एक ढाबे पे। वहाँ से मालिक को फ़ोन करते हैं कि जी सब कुछ ठीक है, पहली ट्रिप पर इतने पैसे हुए हैं, बस अब हम थोड़ी देर में यहाँ से वापसी करेंगे। ये बहुत खुश है, कह रहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज आप दोनों की दावत भी कराऊंगा, आप आ जाओ। चलो जी वापस आ जाते हैं। ये बस खड़ी करता है अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है, वैसे तो डिपो में होनी चाहिए लेकिन ये अपने घर के पास ही खड़ी करता है। नई नई चीज़ें तो अपने सामने ही रखना चाहता है। होता है ऐसा, जब नई नई गाड़ी खरीदते हैं तो जा जाकर बाहर देखते हैं 2-3 बार, है ना। ऐसे ही इसके साथ है, बहुत खुश है, पत्नी को पैसे दिखाता और कहता देखा पहले दिन ही इतने कमा लिए, अब मैंने जो ये बस फाइनेंस करा रखी है जल्दी से ये फ्री हो जाएगी, फिर 2-3 और ख़रीदता हूँ। और हाँ ये पैसे जाकर उसे दिखा देना अपने ज्योतिष को, मेरे को लोहा रास नहीं आता, क्या बेवकूफ़ों के बीच रहते हैं हम। अब अगले दिन सुबह यही सिलसिला दोबारा होता है। भाई सवारियों को वो लेते हैं, देहरादून लेकर जाते हैं, वहाँ पर छोड़ते हैं, वहाँ से देहरादून से सवारियों को लेकर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। आज भी कमाई अच्छी हुई है। तकरीबन 3 महीना ये सिलसिला चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथली और रूटीन के साथ सब कुछ चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। एक दिन की बात है, ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी देखता है सामने से पंडित जी आ रहे हैं, वही वाले जो कि ज्योतिष हैं और विद्या है जिन्हें। तो मस्खरी करने के लिए उनके पास गाड़ी ले जाकर रोकता है, गाड़ी से बाहर आता और कहता कि पंडित जी पहचाना मुझे। उसने कहा बिल्कुल पहचाना, आप जैसों को हम भूलते भी नहीं हैं, कैसे हो। उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो। कह रहे मैं बिल्कुल बढ़िया, राम जी कृपा करें, आप भी सुरक्षित रहें, खुश रहें। उसने कहा सुनो भाई, मुझे तुम्हारे इन आशीर्वाद की या तुम्हारे राम जी की कोई ज़रूरत है नहीं। पहली बात, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि आज के बाद मेरी धर्मपत्नी को ये फालतू की बातें बताना बंद कर देना, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा ना, तुम यहाँ रहने लायक नहीं होगे। उसने कहा आप हमें बोल रहे हो कि हम रहने लायक नहीं रहेंगे यहाँ पर? आपको लगता है कि आप रह पाओगे? सिर्फ कमाई सब कुछ नहीं होता। और ये जो आपको लग रहा है ना कि ये मजाक है, बकवास है, अभी वक्त आने दो, उसके बाद पूछूंगा मैं। उसने कहा अरे 3 महीने तो हो गए और कब आएगा वक्त, मुझे बता दे। तो पंडित जी ने जैसे ही बोला कि क्या पता आज ही हो, तभी इसके मोबाइल पर फ़ोन आया। इसने जैसे ही रिसीव करा, भागता हुआ गाड़ी की तरफ गया, बैठा, चाबी लगाई तो पंडित जी ने पूछा क्या हुआ, वक्त आ गया क्या? अब ये पसीने पसीने हो गया, मतलब समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अपनी गाड़ी दौड़ा देता उसी रूट पर जिस रूट पर इसकी बस चलती थी। तो देखता है कि काफ़ी आगे जाने के बाद एक मोड़ है, काफ़ी ख़तरनाक सा मोड़ है, जहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं बाहर, कुछ चोटें वगैरह है, इसका ड्राइवर भी खड़ा है वहाँ पर और वो जो क्लीनर है वो भी खड़ा हुआ है। पहुँचता है, गाड़ी से उतरता, पूछता क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? उसने कहा साहब बस गिर गई है, और जब ये पलट रही थी और गिर रही थी तो मैं और ये क्लीनर और कुछ लोग भी बाहर गिर गए हैं, लेकिन कुछ लोग बस के साथ ही नीचे गिर गए हैं। तो उसने कहा नीचे मतलब कहाँ गिर गए हैं? कह रहा बस ये जो मतलब खाई नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ से बस विजिबली है, दिख रही है, मतलब बस क्रेन से उसे बाहर लाया जाएगा। उसने कहा कि ये हुआ कैसे? कह रहे पता नहीं, ये जो मोड़ है सामने एक और गाड़ी आ गई, उससे बचाते मैं जब गाड़ी टर्न कर रहा था तो मतलब ये टायर उतर गया नीचे। बस को जैसे तैसे करके बाहर लाते हैं तो कुछ लोग जो उसमें रह गए थे उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। भाई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो भी पुलिस की या
परमिशन दोबारा या गैरेज की या परमिट की जो भी है, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं, आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद बस अभी गैरेज में है, रिपेयर हो रही है, पैसा लगना शुरू हो गया जी। जो इसने 3 महीने में कमाया था वो 1 हफ्ते में लग गया, विद प्रॉफिट लग गया। ये मानो कि बस अब शुरू होगी, पहले दिन से अभी तक की कमाई तो गई। लेकिन ये धर्मपत्नी को ये बात नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ इसकी नाक नीची हो जाएगी, ये मानो कि नाक कट जाएगी। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था ना ये, और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी भगवान से। अब होता क्या है कि जब दोबारा बस ठीक होकर आ जाती है तो वही कंडक्टर और वही ड्राइवर बोलते हैं कि साहब अब पूजा करा लेते हैं। उसने कहा तुम आज भी इस बात को मानते हो क्या? अरे कुछ नहीं है। उसने कहा कि जो भी हुआ है वो बस की वाहन की पूजा ना करने की वजह से हो सकता है हुआ हो। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, दिमाग से सब कुछ निकाल दो। उसने कहा ठीक है साहब, अब क्या कर सकते हैं, मालिक ही ये बात बोल रहा है तो हम करें तो क्या करें। अब ये दोनों बस लेकर निकले हैं, तभी इसने उसी मोड़ से पहले गाड़ी रोक दी ड्राइवर ने। क्लीनर ने पूछा कि क्या हुआ। अब यहाँ क्लीनर ने कहा कि मालिक क्या हुआ, बस क्यों रोक दी, चलते क्यों नहीं। उसने कहा सामने यार वही लोग खड़े दिख रहे हैं मुझे जो हमारी बस में थे उस दिन। उसने कहा कौन लोग दिख रहे हैं? कह रहे जो हमारी बस में बैठे हुए थे। कह रहे जो मर गए वो दिख रहे हैं। अब क्लीनर बोलता है जैसे ये तेज़, बस में सभी लोग ये बात सुन लेते हैं। कहते हैं सब कुछ ठीक है, आप चल क्यों नहीं रहे? उसने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अब इसने डरते डरते उन सभी को देखते हुए गाड़ी को वहाँ से पास कर दिया। और ये मानिए कि वो सब लगातार इसे देख रहे थे, या ये कह दो कि वो बस रोकना चाह रहे थे। इसने बस नहीं रोकी। देहरादून पहुँचता है और मौसम ठंडा है, सर्दियों का टाइम भी है, लेकिन वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसे पसीने आ रहे हैं। मतलब ये इतना घबरा रहा है, वहाँ पहुँचते अपने मालिक को फ़ोन करके बताता है सारी बात। वो कहता है कि तू पागल हो गया क्या, मतलब जो मर गया वो तुझे दिख रहा है, कैसी बात कर रहा है। उसने कहा साहब मैंने देखा है अपनी आंखों से, उन्हीं सबको देखा है। ये जो 5 लोग हैं उनमें एक जो जोड़ा बैठा हुआ था ये डबल वाली सीट पर, वो तो मुझे साफ दिखा है, और 3 लोग जो कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे वो भी दिखे हैं मुझे। उसने कहा ऐसा है, तू कर रहा है अब पागलों वाली बात, जो मर गया वो तुझे दिख कैसे सकता है? तू खुद सुन रहा अपने आप को क्या बोल रहा है? उसने कहा आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं अब क्या करूं? उसने कहा कुछ मत कर, अपना नेक्स्ट ट्रिप करो और वहां से पब्लिक को लेकर यहां पर आओ। ये छोटी छोटी बातों पर डरना बंद कर यार, कैसा आदमी है तू? कह रहा नहीं मैं ये चाहता हूं आप पूजा करा लो। कह रहा नहीं करा रहा किसी भी भगवान की पूजा, और कोई भगवान नहीं होता। अब जब आप बार बार बोल रहे हो कि कोई भगवान नहीं होता, तो ये बात तो हो सकता है शैतान भी सुन रहा हो। अरे जब आप एक के अस्तित्व को नकार चुके हो कि ये होता ही नहीं है, तो दूसरा तो अपना प्रूफ दे सकता है। अगले दिन यही होने वाला है। अगले दिन सुबह ये बस लेकर चले हैं, ठीक उसी जगह पर कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, जो कि आगे देहरादून तक जाना चाहते हैं। ये डर डर कर उनके पास बस रोकता है ड्राइवर, और ध्यान से देखता है कि इस भीड़ में कहीं वो तो नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना किनको ढूंढ रहा है ये। और मानो कि वो बस में पहले ही आ चुके हैं। अब एक लड़का वहीं पर बैठा है, मतलब डबल वाली सीट पर बैठा है, और कंडक्टर उसके पास आकर बोलता है, जब सबसे पैसे ले रहा होता है कंडक्टर, कि साहब आप ये विंडो वाली सीट पर हो जाओ, ये बीच का खाली क्यों छोड़ रखा है उसने। तो वो लड़का बोलता है कि ये जो बैठे हैं इनके ऊपर बैठ जाऊं क्या मैं? कैसी बातें कर रहे हो? कंडक्टर ने दोबारा कहा कि आप सुने नहीं मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ 2 जने बैठते हैं ना, तो आप या तो विंडो की तरफ हो जाओ या किसी को उधर बैठने दो। तो उसने कहा अरे बड़े अजीब आदमी हो तुम, यहाँ कोई पहले से बैठा हुआ है, मैं उन्हें क्या यहाँ से धक्का दे के खिड़की के बाहर कर दूँ? क्या बोल रहे हो? तो कंडक्टर ने उसको ध्यान से देखा, क्या बोल रहा है लड़का, और वो आगे की तरफ चला गया। सबसे पैसे लिए, फिर ड्राइवर को बताता है कि हो सकता है लड़के का थोड़ा दिमाग खराब है। ड्राइवर ने कहा क्यों, क्या कह रहा था? उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा था कि मेरे पास जो बैठा हुआ है, क्या मैं उसकी गोदी में बैठ जाऊं या उसे धक्का दे दूं, क्या करूं? तो ड्राइवर ने कहा कौन बैठा हुआ है? उसने अपने शीशे में जैसे ही देखा तो वास्तव में उसे उसके साथ बैठा हुआ एक लड़का दिखा है।
अब ड्राइवर ने जैसे पलट कर देखा उसे, मतलब इस तरह से जब घूम कर देखा, तो उस लड़के के पास कोई नहीं बैठा है। दोबारा इसने शीशे में देखा हिम्मत करके, तो शीशे में वो लड़का भी नहीं दिख रहा। अब इसने बस को करा बंद और घूम कर जैसे ही देखा तो वो लड़का सबसे पीछे वाली रो में जाकर बैठा हुआ, एकदम कोने में, खिड़की की तरफ। इसने पूछा कि आप वहाँ कैसे बैठ गए, ठीक हो? तो उसने कहा हाँ मैं तो ठीक हूँ। वो एक्चुअली जो पीछे बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा मेरे को आकर कि मैं इनके साथ हूँ और मैं यहीं बैठ जाता हूँ, आप पीछे चले जाओ, तो मैं यहाँ पीछे आ गया। अब वो दोनों साथ बैठे हैं। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा इससे, क्योंकि ड्राइवर को हल्की सी झलक उन्हीं दोनों की दिखी है। वो जो एक शादीशुदा सा जोड़ा बैठा हुआ था, जो कि बस में था, जो कि जब बस गिरी थी, जो कि मर गए थे, वही दोनों ड्राइवर ने हल्की सी एक झलक उनकी महसूस कर ली है, मान लो। समझना आप बातों को। कंडक्टर को सारी बात बताता है और कंडक्टर अब इस टाइम डर रहा है। अब ये बस लेकर देहरादून तक पहुंचता है, वहाँ जाकर दोबारा से मालिक को फ़ोन करता है, लेकिन वो अब इसकी बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसे ये सब बेवकूफ़ी लग रही है, सब मजाक लग रहा है। अगला दिन दोबारा से यही बात होती है। जो भी उस सीट पर बैठने आता है वो किसी भी कारणवश उस पर बैठ नहीं पा रहा है। दो आदमी आते हैं, वो उस सीट पर बैठते हैं तो एकदम से उनको कंफर्टेबल नहीं लगता बैठना। बार बार ऐसा लगता है कि सीट इस तरह से इंक्लाइंड है तो वो आगे को फिसल रहे। कंडक्टर से बोलते हैं कि हम यहाँ नहीं बैठ सकते, हम कहीं और बैठ जाते हैं। ये मानो हर बार वो सीट खाली जा रही है, और ऐसे तो नुकसान है। समझ लो आप बात, कि अगर आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं और दो सीट खाली रहती हैं तो कुछ तो पैसों का नुकसान है। अब ये जो मालिक है बड़ा परेशान हो रहा है कि ये क्या बेवकूफ़ी हो रही है, क्यों लोग ऐसा ड्रामेबाजी करते हैं, कोई ये सब नहीं होता। उसके शब्द तो कुछ और थे, मैं वो यहाँ से बोल नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्हें, ये अपने आप ही अपने होने का वजूद कभी भी करा सकते हैं। तो ये कभी भी हो सकता है। अब होता क्या है कि एक दिन की बात है, सुबह सुबह ये क्लीनर अपनी बस धो रहा था। जैसे ही सब सीटों पर ये इस तरह से पानी छींट मार रहा था, तो उसी वाली सीट पर जब इसने पानी की छींटें मारी तो उस पर से हल्का हल्का सा इसे एक तरह से धुआं सा दिखा है। ये भागता हुआ बाहर आया, अपने मालिक को, मतलब अपने ड्राइवर को बताता है कि भाई उस पर कुछ है यार, मतलब मुझे डर लग रहा है। उसने कहा अब क्या हुआ, अभी तो बस हम चलाई भी नहीं है, हम चले भी नहीं, क्या हुआ? उसने कहा जब मैंने इस तरह से छींट मारी थी ना तो वो मुझे धुआं सा महसूस हुआ है। कह रहा सर्दी का टाइम है, पानी में से तो वैसे भी ठंडे पानी में से हल्का हल्का धुआं सा आता ही रहता है, तो क्यों टेंशन लेता है और मुझे और डर आ रहा है? कह रहा भाई मैंने पूरी बस में पानी इसी तरह छिड़का है, लेकिन सिर्फ उसी गद्दी पर मुझे महसूस हुआ है। कहता छोटे तेरा मन का वहम है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा, तू निडर बन और चल एक काम करते हैं, अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आज हम इसको काट ही देते हैं परेशानी को। उसने कहा कैसे मास्टर जी, आप कैसे करोगे? उसने कहा देख अभी, ये एक दुकान पर गया, माता रानी की वहाँ से एक फ़ोटो ख़रीदी और अपने बस में लगा दी, ठीक है, एक पेच लगाकर उस पर माता रानी की तस्वीर लगा दी। अब दोनों खुश हैं, जय माता रानी, जय माँ भवानी। बस स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, वो फ़ोटो गिर जाती है। वो कहता अरे ये तो सही से नट नहीं लगाया होगा, सही से टाइट नहीं करी थी हमने शायद। वो उठाकर माता रानी की तस्वीर को वहीं रख देता है पलट कर। गलतियां करते हैं खुद और बाद में भगवान को दोष देते हैं कि तुम हमारी मदद नहीं कर रहे। अब ये दोनों यहाँ से चले हैं बस में। अब कुछ लोग जब चढ़ना शुरू हुए तो वही वाली सीट खाली रह गई अभी। तभी एक आदमी और एक महिला चढ़ती है। अब जैसे ही वो बैठते हैं तो पलट कर पीछे वाले से ये बोलते हैं कि आप ये बदतमीज़ी ना करें तो बेहतर है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो पीछे एक बुज़ुर्ग थे और एक करीब 15-16 साल का लड़का था। उसने कहा हमने क्या किया है? करे आपने अभी कोई पैनी सी चीज़ हमारी कमर में और हमारे गले पर लगाई है चुभाने के लिए। कंडक्टर भी आता है, कहता है कि
इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं देख ही रहा था पीछे, क्योंकि जब भी कोई आता है और उस सीट पर बैठता है तो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों उस पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, पता नहीं क्यों। आपको भी पता है, मन का वहम, डर, कुछ नहीं होता ये सब तो, है ना। कंडक्टर ने जब ये कहा तो वो दोनों बोलते हैं कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो हमें, इनके साथ मिले हो क्या? अरे अभी इन्होंने चुबाया है, हमारे चुबा है। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, हम नहीं बैठेंगे। अब ये यहाँ से उतर गए दोनों कि हम किसी और बस में चले जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। अब ये बस धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है भूतिया बस के नाम से, जिसमें भूत प्रेत होते हैं। ये कलर से भी अब सबको पता पड़ रही है कौन से रंग की है, कैसी है, और ये हर दूसरे तीसरे दिन ख़राब भी हो रही है। तो ये जो भाई साहब है ना, जूते वाले मालिक, इनका पैसा लगातार लग रहा है, नुकसान अच्छा वाला हो रहा है अब इसे, लेकिन जिद है कि नाक नहीं कटने दूंगा अपनी। अगला दिन सुबह फिर से ये बस लेकर जब निकले हैं तो पूरी बस गचागच भरी हुई है, ठीक है। और तभी एक लड़का 22-23 साल का अगले स्टॉप से इनकी बस में चढ़ता है और उसी सीट पर जाकर बैठ जाता है, बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे। अब ये दोनों उसे ध्यान से देख रहे हैं, पूछते हैं इससे आपको कहाँ जाना है। उसने बताया फाटक तक जाऊंगा, आगे जो फाटक है वहाँ तक जाना है। ठीक है, पैसे वगैरह लेता है उससे, टिकट देता है और सब बैठे होते हैं, चल रहे होते हैं। अब यहाँ क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि ये लड़का बस में आराम से बैठा है और बस चल चुकी है। तभी कंडक्टर अपने ड्राइवर भाई से क्या बोलता है कि यानी कि अब वो समस्या हमारी बस से जा चुकी है। तभी तो ये लड़का आराम से बैठा है और दोनों हंसने मुस्कुराने लगते हैं। तभी वो लड़का क्या बोलता है कि इसे तमीज़ नहीं है क्या, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं। कंडक्टर उसके पास आता है, पूछता है क्या हो गया। उसने कहा इसे तमीज़ नहीं है, ये जो भाई साहब बैठे हैं पीछे इन्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। उसने कहा हुआ क्या है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। उसने कहा मैं देखिए यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, मैं आराम से बैठी थी और इन्होंने कोई रैपर, अभी कुछ कागज़ या क्या है जो उधर फेंका, वो अच्छी बात नहीं। उसने कहा एक मिनट भाई साहब क्या बोल रहे हो, आपने बोला बैठी हूँ, आप लड़की हो कि लड़का हो। अरे, और सारे जने हंसने लगे। तो ये क्या बोलता है कि मैं तुझे लड़का दिख रही हूँ, मैं तुझे लड़का दिख रही हूँ, मैं लड़का दिख रही हूँ तुझे। अब ये कंडक्टर बोलता है कि जी आप लड़का ही हैं, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, आप डराना चाह रहे हो क्या। आपको इस बस के बारे में जो उल्टी सीधी बातें हैं ना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। लड़का दिख रही हूँ, लड़की दिख रही हूँ, आराम से बैठे रहो। और उन्होंने, भाई साहब ने कुछ नहीं करा है, हम सभी पर नज़र रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, लेडीज़ से कैसे बात करते हैं, मिलाऊं भी पुलिस को फ़ोन। उसने कहा ओ भाई, पुलिस को हम भी फ़ोन मिला सकते हैं, ये सब नौटंकी बंद कर दे। और ये किस आवाज़ में बात कर रहा है। यहाँ आपको बात बताऊं कि ये जो लड़का है, इसकी आवाज़ में हल्का हल्का, ये भी कह सकते हो कि लड़की की सी आवाज़ का टच आ रहा है। मतलब कि अब ये लड़के की आवाज़ हल्की हल्की सी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लड़की बात कर रही हो, ऐसा ही इसके साथ हो रहा है। मैं तो खैर मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ये वो नहीं था। यहाँ ड्राइवर ने जैसे ये बात सुनी, उसने बस रोक दी और सभी लोग डर गए, क्योंकि हट्टा कट्टा लड़का, और बात देखो कैसे कर रहा है। आप सबको बात करने की तमीज नहीं है क्या, आप मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, अगर दोबारा से मेरे से बदतमीजी से बात करी तो मैं तुम्हारी ये बस चलनी बंद करा दूंगी। जैसे ही उसने ये सब बोला, ड्राइवर बस से बाहर आ गया, कंडक्टर भी बाहर है, और इसने अपने मालिक को फ़ोन मिला दिया कि इस तरह का अभी हम अपनी आंखों से होता देख रहे हैं, आप कह रहे हो कि बस में कुछ नहीं है या ये सब कुछ नहीं होता, तो ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा तुम किसी भी बात से डर जाते हो, अरे वो आवाज़ बदलनी जानता होगा, हुनर होगा, वो तुम सबको एक तरह से मस्करी कर रहा है तुमसे, क्यों डरते हो तुम। उसने कहा मस्करी नहीं कर रहा है, आप अगर यहाँ होते तो देखते कि हम क्या देख रहे हैं। उसने कहा क्या देख रहा है तू, और तभी इसका फ़ोन कट गया। अब ये सभी लोग, पूरी की पूरी बस उसके आवाज़ से, उसकी हरकतों से डर के बस से बाहर आ चुके हैं। और ये हाईवे है,
वो बस से बाहर नहीं आ रहा। इन सभी ने जब विंडो वाली साइड पर आकर देखा है तो उसके साथ कोई लेडीज़ भी, मतलब कोई महिला भी दिख रही है बैठी हुई, और इस लड़के के चेहरे पर भी एक तरह से प्रॉपर मेकअप दिख रहा है। इतनी देर में हो नहीं सकता। जितनी देर में आप बस से उतरते हो इतनी देर में वो श्रृंगार नहीं हो सकता जो कि इसके चेहरे पर हो रहा है। बकायदा नथनी है, काजल लग रहा है, कुंडल पहन रखे हैं, बिंदी है बड़ी सी और मांग भरी हुई है। ये लड़का बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है इस टाइम। सभी लोग डर गए हैं और इसे बोलते हैं कि ये सब आप क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो, बस से बाहर निकलो। मैं बस से बाहर नहीं आऊंगी, जब तक तुम मुझे आगे नहीं छोड़ते मैं नहीं आऊंगी। जैसे ही उन सभी ने ये सब सुना, आधे तो गायब हो गए जी, क्योंकि कुछ लोग ये बात मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जैसे अभी इस वीडियो को भी मजाक है, ड्रामेबाजी, मनगढ़ंत कहानियां मानते रहो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ बीतती है बस वही बता सकता है, बाकी सब तो कहानी मान लेंगे, वो भी मनगढ़ंत। अब ये जो बस का मालिक है दोबारा फ़ोन करता है और कहता है कि तुम लोग हो कहाँ, अपनी लोकेशन बताओ, मैं खुद आ रहा हूँ। अब ये वहाँ आता है, देखता है वास्तव में कोई लड़का बैठा हुआ है और इसे कोई श्रृंगार नहीं दिख रहा उसके ऊपर। उन सभी ने ये मानो देखा था, ये ड्राइवर ने बताया उसे कि मैंने उसे इस तरह के प्रॉपर मेकअप में देखा था। तो ये बोलता है कि अगर मेकअप में था तो मुझे देखकर इसने वो सब छुपा दिए, कुंडल वगैरह, क्या हो गया, कुछ भी बोलोगे मैं मान लूँगा क्या। तो लड़के से ये मालिक क्या बोलता है कि तू बस से बाहर आ रहा है कि मैं अंदर आऊँ। तो ये लड़का दोबारा से लड़की की आवाज़ में बोल रहा है, मैं बाहर नहीं आऊँगी, तू अंदर आ, और हाँ मैं फाटक से पहले उतरूँगी भी नहीं, तुझे जो करना है कर ले, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने कहा ऐसा है कि मैं अभी गाड़ी को ले जाकर पुलिस स्टेशन में खड़ी करता हूँ और तेरे वो हाल करूँगा, तू क्या लोगों से मिलकर डरा रहे, कौन से बस ट्रैवल से है तू, कौन सी ट्रैवल एजेंसी से। तो वो ड्राइवर बोलता है कि साहब मतलब, कह रहे जैसे हमारी बस चलती हैं तो यार ऐसे औरों की भी बस चलती है, उन्हीं ने किसी ने इस लड़के को भेजा और ये सब नौटंकी कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ कंडक्टर और ड्राइवर थोड़े से नॉर्मल हुए कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी बस के बारे में बहुत लोगों ने ये भूत प्रेत आत्मा वाली कहानियाँ बना दी थी। ओ भाई तू जो भी है नीचे उतर। तो वो दोबारा लड़की की आवाज़ में बोलता है कि तुम में से किसी को भी मजाक लग रहा हो कि मुझे तुम फाटक से पहले उतार दोगे तो देख लो करके, फिर मैं बताती हूँ क्या कर सकती हूँ। यहाँ आ गया मालिक को गुस्सा। वो जैसे ही बस में चढ़ रहा था बोलता है कि अभी बताता हूँ तुझे मैं। तो उसने कहा हाँ ठीक है, आ अंदर आ। अब जैसे ये बस में आया है, बस में आते के साथ ही गिर गया। इसको बाहर लेकर आते हैं बस से, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों जने पानी की छींटे बीटे मारते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि आप ठीक हो। फिर मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे। उसने कहा साहब ये अभी इतनी देर से जो हो रहा था क्या सब भूल गए, आपको कुछ याद है। तो जैसे ही खिड़की पर उसकी नज़र जाती है, उस लड़के को देखकर इस तरह से सिर झुकाता है और कहता है दीदी कहीं जाना है, दीदी कहीं जाना है। अब यहाँ है जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं दो दो कदम पीछे हट गए कि साहब आप क्या बोल रहे हो, किसे दीदी बोल रहे हो। तो उसने कहा चुप रहो तुम दोनों, दीदी आपको कहीं जाना है। तो फिर से वो लड़की की आवाज़ में ही बोला है कि फाटक तक जाना है, मैं चलता हूँ ना, मैं छोड़ता हूँ आपको। अब ये जो बस का मालिक है ये दरवाज़ा खोलता है बस का, गाड़ी में बैठता है और अपने कंडक्टर को आवाज़ देता है कि तू मेरे साथ चल, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आगे से कौन से रूट से तुम आते हो वापस। अब वो डर तो रहा है, लेकिन मालिक को कैसे मना कर दे। भाई जॉब सभी को करनी पड़ती है, कभी मन से, कभी बिना मन से, और कभी डर के साए में। अब ये ड्राइवर के बिल्कुल पास जाकर बैठ गया और कहता है कि साहब आप ये गलत कर रहे हो, और हमने सुना है वो उस तरह की आवाज़ में बात कर रहा था। उसने कहा चुप रह तू, मुझे गाड़ी चलाने दे, और दीदी आप ठीक रहना, आराम से बैठना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बार बार ये जो बोल रहा है ना, कंडक्टर के पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही है बार बार। तो ये जब बस भगाने लग गया तो एकदम वो क्या बोलती है, मतलब बोलता है, मतलब जो भी है कि थोड़ा आराम से चलाइए, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से ही जाऊंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। फाटक आता है जी,
फाटक आने के बाद इन तक वो चलकर आ रही है, मतलब चलकर आ रहा है। तो इस टाइम इतना साइलेंट है सब कुछ कि एक तरह से इन्हें पाजेब की आवाज़ भी सुनाई दे रही है दोनों को। और कंडक्टर को पैसे जब वो दे रहा था तो कंडक्टर ने ही एक तरह से, जिनके थ्रू मेरे पास कहानी आई है, उन्होंने ये बताया कि उस लड़के के हाथ जब वो आया था तो नॉर्मल थे, लेकिन जब वो मतलब पैसे दे रहा था तो उसके हाथों पर मेहंदी लग रही थी, एक तरह से कुछ लगी थी, कुछ छूटी हुई थी, और वो मेहंदी की जो महक है वो बहुत तेज़ थी, इसलिए मैं वो भूल नहीं सकता। और इन्होंने पलट कर नहीं देखा उसे। बस से जब तक वो उतरा है तब तक वो पाजेब की आवाज़ आती रही है। बस से बाहर जाने के बाद, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, बस को भेजने के लिए या कह देते हैं जबकि भाई सवारी भर गई चलो, तो आवाज़ कुछ ऐसी करते हैं। उसने भी ऐसा ही करा बस से बाहर उतर कर, लेकिन जब उसने इस तरह से 2 बार किया तो इस बार चूड़ियों की भी आवाज़ आई थी साथ में। कंडक्टर उस वक्त इतनी दहशत में था, ना वो बाहर जाकर देख पा रहा था, ना वो पीछे पलट कर देख पा रहा था। और ये ड्राइवर तो पता ही नहीं कि किसके जोन में चल रहा है, इसे आप ये मानिए कि किसी के वश में चल रहा है। बस ये वापस इसके घर के पास आ जाती है तो कोई इसे बताता है कि हमने सुना है कि ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं ये जिस जगह वास कर लेती हैं, अगर उस जगह को हटा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, या उसकी पसंदीदा चीज़ को घर से हटा दिया जाए तो ये चले जाते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल नॉर्मल है, जो कि बस में किसी और के ही वश में चल रहा था। तो उसने कहा ये मेरी बस में जो यानी सीट हैं तो क्या इसमें हटा दूँ? उसने कहा हाँ, इसे उठाकर बाहर फेंको और नई सीट लगवा दो। क्या पता उसका मोह या उसकी रूह, उसकी आत्मा, उसका प्रेत इस सीट में हो या सीट पर बैठ गया हो या कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें इसने सुनी थी। तो इसने वैसा ही करा, नई सीटें लगवा दी और पुरानी वाली को अपने आंगन में ही फेंक दिया, अपने घर के आंगन में। होता क्या है, अगले दिन बस फिर से जाती है, फिर से ख़राब होती है और इस बार फिर से गैरेज पहुंच गई है। पैसे दोबारा लग रहे हैं। उसी वक्त ये बहुत ज़्यादा जो परेशान है, इसकी दुकान से भी फ़ोन आता है कि साहब आप क्या कर रहे हो, 2 महीने बाद दिवाली का सीज़न है, नया स्टॉक नहीं ला रहे, जूतों की कमी हो रही है, क्या कर रहे हो आप, तो सिर्फ एक बस में पैसे लगाते चले जा रहे हो। उसने कहा अपने मालिक को मत सिखाओ क्या करना है, मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है, एक बार बस लाइन पे आ जाए फिर सारे ही काम कर लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, अब हम तो बता ही सकते हैं कि ग्राहक वापस लौट रहा है, हमारे पास माल नहीं है बेचने के लिए, हम क्या करें। उसने कहा ठीक है फिर दुकान बंद कर दो चलो। मैं कहा आप नाराज़ मत होइए, मतलब सोचिए इस बारे में कुछ। उसने कहा ठीक है मैं सोच लूँगा। परेशान है, चिंतित है और डरा भी हुआ है। अब रात होती है, खाना वगैरह खा के जब सो रहा था तभी इसे अपने आंगन में 2 लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही है। अपनी पत्नी से बोलता है कि आंगन में कोई है क्या। तो उसने कहा ये सब मत बोलो, मुझे डर लगता है और मैं अपने इस बस के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। हर जगह यही बस चर्चा में हो रही है कि हमने एक भूतिया बस रखी हुई है, आप इस बस को बेच क्यों नहीं देते, और वो क्यों कबाड़ घर में ले आए। उसने कहा वो कबाड़ तो कोई बात नहीं, किसी के काम आ जाएगी, नहीं तो हमारी बस में कोई सीट खराब होगी तो इसे दोबारा लगवा देंगे। दोबारा सोते हैं, करीब 2:30-3 बजे वो आवाज़ तेज़ आनी शुरू हो जाती है काफ़ी। ये धीरे धीरे जाता है, पर्दा हटाकर देखता है तो वो जो सीट पड़ी हुई थी उस पर वास्तव में 2 जने इसे बैठे हुए दिखे हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। उन्हीं की बात करना या सरसराहट इसे सुनाई दे रही थी, लेकिन इतनी स्पष्ट नहीं थी कि शब्दों को ये समझ पाए कि बात क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फुसफुसाने टाइप की आवाज़ तो आ रही थी, बिल्कुल क्लियर। अपनी धर्मपत्नी को जगाता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी आवाज़ आ रही है। वो भी ध्यान से सुनती है और कहती है कि हाँ कोई है बैठा हुआ है। अब पर्दा हटाकर ये देखता है, एकदम से दरवाज़ा खोलकर ये बाहर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ था।
तो दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा क्या पता, लेकिन उस सीट पर इस तरह से इसने हाथ जब करके देखा है तो माहौल ठंडा है, देहरादून के आसपास का इलाका वैसे ही ठंडा रहता है, लेकिन वो सीट ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बैठ कर गया हो, तो वो प्रॉपर ठंडी नहीं थी, आप समझ लेना। उसके बाद अगले दिन बस ठीक होकर दोबारा ट्रैक पर आती है। ये दोबारा से उस बस की शुरुआत करवाता है, दोबारा से। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बस का ख़राब होने का सिलसिला तकरीबन 5 महीने चल चुका है। बहुत सारे बीच में इंसिडेंट हुए हैं, जो कि मैं हर बात आपको बताने लग जाऊं तो कहानी बेहद लंबी हो जाएगी, जो कि अभी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके साथ बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसा मैंने आपको एक बताया है। लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस करे हैं उनका ख़राब हो जाना खाना, मतलब जो भी उस बस के उसी सीट पर बैठकर अपना खाना खा रहा है, भले ही घर से लेकर ही आया था, खाना सड़ जाता था। आधे घंटे में रोटी ख़राब हो जाती है क्या? सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी आधे घंटे में। मतलब अगर कोई कुछ भी बैठकर उस पर खा रहा है तो उसे उल्टी हो जाती थी। किसी भी सीट पर या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं कोई प्रॉब्लम थी, वास्तव में कोई प्रॉब्लम थी। लोगों ने अपने कानों से सुना है किसी को फुसफुसाते हुए उस बस में बैठकर, मतलब जो आगे बैठा हुआ है उसे साफ सुनाई दे रहा है कि उसके जस्ट पीछे वाली सीट पर कोई बैठकर बात कर रहा है जो कि खाली है। क्या कहोगे, मजाक है? अब ये अगले दिन जब बस शुरू हो गई, अपनी दुकान पहुंचता है, चिंतित है, परेशान है, और इसका हुलिया भी अब ठीक नहीं है। बहुत पैसा खर्च हो चुका है और अब बाज़ार से भी उठाने की नौबत आ गई है। ये एक बस है और ये तो 100 बस बना रहा था, 1000 बसें बना रहा था। कहते हैं अगर लोहा रास नहीं आया तो घर के बर्तन बच जाते हैं। इसके साथ ऐसा ही हो गया। बस अब कुछ ही समय में ये किराए के मकान में आने वाला है, अपना मकान इसका बिकने वाला है। इसके पास दोबारा फ़ोन आता है कि बस दोबारा से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, वहीं उसी जगह दोबारा एक्सीडेंट हुआ है जहां पर पहली बार हुआ था। इतना सुनते के साथ ही इसको दिल का दौरा पड़ता है। ये हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इसका ट्रीटमेंट होता है, ये ठीक हो जाता है, घर आ जाता है, लेकिन मानसिक संतुलन अभी सही नहीं है। वो जो बस है आज भी गैरेज में पड़ी है। हाँ, रिपेयरिंग चलती रहती है उसकी, और धर्मपत्नी उनकी बस रक्षा ही कर रही हैं, और वो उन्हीं की वजह से बचा भी हुआ है। और हो सकता है कि ये बस आपके आसपास हो या कभी आपने भी इस बस में ट्रैवल किया हो। वो अलग बात है कि आपने कुछ अपनी आंखों से महसूस ना किया हो। किस्मत अच्छी किसी की भी कभी भी हो सकती है, और किस्मत खराब किसी की भी कभी भी हो सकती है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा जय श्री बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और हाँ, कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।